जय हिंद। मैं हूं कना दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानवीर सिंह। बिलावल भुट्टो गोवा पहुंच चुके हैं। उनकी रूसी फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत हो चुकी है और अब कल देखते हैं कि कल क्या क्या होता है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को लेकर क्या कार्रवाई, क्या गतिविधि चलती है। कल का दिन उस लिहाज से अहम होगा। ये देखना होगा कि क्या जयशंकर उनसे हाथ मिलाएंगे, कोई वार्ता होगी या नहीं होगी। तो आपको जैसा कि मालूम है कि सार्क की मीटिंग नेपाल में हुई। जनरल मुशर्रफ भी आए हुए थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी आए हुए थे और पूरे दिन टेलीविजन पे चला कि क्या वाजपेयी मुशर्रफ से हाथ मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे, कि जब वो एक दूसरे को क्रॉस करे तो वो एक दूसरे को मुस्कुराए या वगैरह वगैरह। इस तरीके का पूरे दिन ड्रामा चला। ऐसा कल भी चलेगा, लेकिन हम आज इस YouTube के माध्यम से इस तमाशे के अंदर नहीं जाएंगे और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के दिमाग में इस समय क्या चल रहा है और पाकिस्तान कैसे अपनी रेलेवेंस तलाश रहा है। बिलावल भुट्टो इंडिया आए हैं, क्यों आए हैं, जो मेरा मानना है वो मैं आपको बताऊंगा और वो कल पता लग जाएगा कि वो सही है या मैं गलत हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी SCO के डिफेंस मिनिस्टर्स की भी मीट हुई थी, जिसके अंदर ख्वाजा आसिफ जो हैं, जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने वर्चुअल मीटिंग करी थी पाकिस्तान से। वो यहाँ इंडिया आए नहीं थे। तो ये क्यों आए हैं, इनकी क्या मजबूरी है, इसके ऊपर भी थोड़ी हाईलाइट डालेंगे। इनफैक्ट कल ही मैंने एक पुरानी जी न्यूज़ की मशहूर एंकर अदिति त्यागी, उनके साथ मैंने इंटरव्यू किया और उसका लिंक भी मैं इसमें कम्युनिटी में डाल रहा हूँ, उसको भी आप देख सकते हैं। तो उसके अंदर इसके ऊपर काफ़ी गुफ्तगू हुई और काफ़ी बातचीत हुई। साथ ही एक मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं नीरज राजपूत, उन्होंने भी एक यूरेशियन टाइम्स मेरे ख्याल से वहाँ पर एक आर्टिकल लिखा। वहाँ भी मेरे पॉइंट को उन्होंने रखा, जो मेरा जो आइडिया है उसको रखा। तो वो भी मैं लिंक कमेंट बॉक्स में इसमें लिंक्स के उसमें शेयर कर दूंगा। आप उसको भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बहरहाल, तो मैं ये बात कह रहा हूं यहाँ पर कि पाकिस्तान, जैसा हम जानते हैं, आर्थिक संकट से गुजर रहा है और इन्फ्लेशन वहाँ पर तकरीबन 40% का हो गया है। बहुत ही त्राहिमाम मचा हुआ है, लेकिन साइलेंट पॉपुलेशन है। इनकलाब और ये जज्बा पाकिस्तान के अंदर नहीं है। शायद 75 साल से जूते खा खा के उनका ये हाल हो गया है कि उनके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस और आत्मसम्मान नहीं है। अब ये सारी जो स्थिति जो पाकिस्तान के अंदर है, पॉलिटिकल क्राइसिस है, सारे नेता, सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के साथ खींचतान में लगी हुई हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इसी तरीके का ड्रामा पेश हो रहा है और वहां पर किसी भी इंस्टीट्यूशन की कोई भी इज्जत नहीं है। वहां पर एक तरीके से एनार्की फैली हुई है और इस एनार्की के बीच बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो जाती हैं। जैसे हामिद मीर ने ये बताया कि कंवर जावेद बाजवा ने 20-25 जर्नलिस्ट के सामने ये कबूला कि पाकिस्तान की फौज भारत से लड़ने में असक्षम है और उसके टैंकों में जंग लग चुकी है और लॉजिस्टिक्स के लिहाज से भी पाकिस्तान की फौज बहुत कमजोर है। इसी चीज को बगैर डायरेक्टली नाम लिए अभी जो मौजूदा पाकिस्तान के जो चीफ हैं आसिम मुनीर, उन्होंने 29 अप्रैल को पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए ये कहा कि पाकिस्तान की फौज अपनी मदरलैंड को की हिफाजत करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। ऐसा कहना आसिम मुनीर का था। उन्होंने इनडायरेक्टली कंवर जावेद बाजवा के उस बयान या उस हामिद मीर के उस इंटरव्यू का भी हवाला देते हुए बगैर नाम लिए उन्होंने ये भी देश को भरोसा दिलाया कि हम जो है दुश्मन के इलाके में भी जंग ले जाने की सलाहियत रखते हैं, हम बहुत ताकतवर हैं। और उन्होंने कुरान की आयतों का हवाला दिया जिसके अंदर उनका ये कहना था कि जो मुसलमान फौजें हैं, जो ब्रेव फौजी होते हैं, उनको
अपने एडवर्सरी की तादाद और उसकी जो बाकी सलाहियतें हैं उसको देखकर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो घबराते नहीं है। बेसिकली उनका कहने का मतलब ये था। और उससे पहले कि मैं आगे चलूं, वो यहीं पे ही सवाल पैदा हो जाता है कि उन्होंने भारत के साथ में 4 जंगें लड़ी, एक प्रॉक्सी वॉर भी कश्मीर के अंदर 30-40 साल से लड़ रहे हैं, पंजाब में भी लड़ी, और सब जगह उन्होंने शिकस्त खाई है। तो कहाँ हैं वो जाबाज मुसलमान सिपाही, और कहाँ था वो जज्बा जब 93,000 सैनिकों ने अपने घुटने टेक दिए थे। खैर बहरहाल ये एक ऐतिहासिक हकीकत है और ये आसिम मुनीर को भी बखूबी मालूम है। पता नहीं ये कैसे इस तरीके के बयान दे जाते हैं और वहां के लोग भी ये बयानों को सीरियसली ले लेते हैं। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक कि ये जो पूरा जो खेल चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, क्या कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से मैंने बताया कि पॉलिटिकल हालात हैं, उनके सुप्रीम कोर्ट में तमाशा चला हुआ है, इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत गंभीर है। वहीं आसिम मुनीर का अपने पासिंग आउट ऑफिसर्स को ये एक खिताब करना जिसके अंदर वो मोरल रेजिंग की कार्रवाई करते हैं, उसको किस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए। उन्होंने कश्मीर का भी हवाला दिया और उन्होंने कहा कि जब तक कश्मीर सेटल नहीं होगा तब तक यहाँ पर अमन नहीं कायम होगा। और ये बखूबी जानते हैं कि कश्मीर उनके हिसाब से कभी सेटल नहीं होगा। वो जो चाहते हैं कि हम कश्मीर उनको दे दें कि भैया ये लो कश्मीर और ये सेटलमेंट, अगर वो चाहते हैं तो ये कभी नहीं होगा, बल्कि उनको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की चिंता सतानी चाहिए, क्योंकि वहां के लोग भी चाहते हैं कि वो भारत के साथ उनका विलय हो जाए, तो उनको इस चीज की चिंता सतानी चाहिए। बहरहाल जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान एक बहुत ही विचित्र मुल्क है, लेकिन इस विचित्र मुल्क के अंदर हर एक जो सेना अध्यक्ष रहा है उसकी ये मंशा रही है कि वो कुछ ना कुछ ऐसी छाप छोड़ सके और कुछ ना कुछ ऐसी तब्दीली ला सके पाकिस्तान के अंदर जिससे उसका नाम अमर हो जाए। और अनफॉर्चुनेटली हर बार हर एक जो तानाशाह है या हर एक कोई जो आर्मी चीफ है जो इस मंशा से चलता है, उसने अपने मुल्क को और पीछे धकेला है और शर्मसार किया है अपने मुल्क के लोगों को। और मेरे ख्याल से इसीलिए पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की आवाम के अंदर वो सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नहीं है। उसका कारण यही हिस्टोरिकल है। तो जैसा मैंने कहा कि उन्होंने कश्मीर का हवाला दिया और कश्मीर का राग अलापा, वहीं पाकिस्तान के अंदर भी कई सारी आवाजें कश्मीर को लेकर पिछले कुछ दिनों में सुनने को मिली हैं। और अब ये सारी चीजों को अगर कॉन्टेक्स्ट में रखा जाए और फिर बिलावल भुट्टो की विजिट को देखा जाए, तो बिलावल भुट्टो भी यहाँ इंडिया आए हैं। कल हम देखेंगे कि वो कैसे कश्मीर का ही गाना गाएंगे। वो कश्मीर का गाना गाने आए हैं, वो पाकिस्तान की लॉस्ट न्यूसेंस वैल्यू को रीजनरेट करने आए हैं। पाकिस्तान की अब ये कश्मीर वाली जो रिटोरिक है इसको कोई भी नहीं सुनता है। इनफैक्ट बाकियों को छोड़िए, पाकिस्तानी खुद भी इस चीज में बिलीव नहीं करते हैं। और उधर जहां तक कश्मीरियों का सवाल है, वहां लोग प्रोग्रेसिव हो गए हैं। वहां पर सब चाहते हैं कि हमारे बच्चों की तालीम अच्छी हो, क्योंकि पिछले कई सालों में इनफैक्ट पिछले 30-40 साल में तकरीबन 2 जनरेशन्स तबाह हो गई हैं। तो कश्मीरी भी चाहता है कि उसके बच्चे अच्छा करें, वहाँ पे इकोनॉमी अच्छी हो, टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी है और सब खुशहाली और तरक्की चाहते हैं। कोई नहीं चाहता कि वहाँ पर बर्बादी हो, तबाही मचे। और कश्मीर घाटी के अंदर पिछले कई सालों से एक सुकून का सा वातावरण है और ये सुकून का वातावरण धारा 370 के हटने के बाद ही देखने को मिला है और माहौल जो है वहाँ पर काफ़ी बेहतर है। और ये चीज जो है पाकिस्तान की फौज को ठीक नहीं लग रही, उनको ये पसंद नहीं आ रही, क्योंकि अगर कश्मीर का मुद्दा उनके हाथ से पूरी तरह निकल गया, इनफैक्ट वो पूरी तरह एक तरीके से निकल ही गया है, अगर वो पूरी तरह से निकल जाए और कश्मीर की आवाम भी पाकिस्तान के खिलाफ अगर खड़ी हो जाए, जो कि मेरे को लगता है कि कुछ सालों की बात है, ऐसा देखने को हमें मिलेगा। मुख्तलिफ जगहों से आवाज तो आने लगी है। कश्मीर घाटी के अंदर कई आवाजें इस तरीके की उठती हैं जो पाकिस्तान को एक्सपोज करती हैं और आवाम
की जो जनरल फीलिंग है उसको सामने लाके रखती हैं। तो ये एक परेशानी का सबब है पाकिस्तान की फौज के लिए, पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए, क्योंकि पाकिस्तान का पूरा जो दारोमदार है वो एंटी इंडिया और कश्मीर पर टिका हुआ है। अगर कश्मीर की बल्ली हटा देंगे तो उनकी छत ढह जाएगी, ये वाली सिचुएशन है। तो ये इन लोगों को पसंद नहीं आ रहा है और आसिम मुनीर पूरी कोशिश करेंगे कि कश्मीर के अंदर दोबारा से हंगामा हो। उन्होंने कोशिश करी, जैश ए मोहम्मद और लश्कर तोयबा की एक जॉइंट टास्क फोर्स के जरिए पुंछ के अंदर हालात बिगाड़ने की कोशिश करी उन्होंने, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हुए। और कल जब कुपवाड़ा में मेरे ख्याल से 2 या 4 आतंकवादी मारे गए हैं, तो पाकिस्तानी टीवी के अंदर, पाकिस्तानी मीडिया के अंदर उनको मासूम शहरी करार दिया गया है, मासूम कश्मीरी बोला गया है। और मजे की बात है कि ये मासूम कश्मीरी लश्कर तोयबा के आतंकवादी थे। इनके पास में बहुत सारा असला बारूद बरामद भी हुआ है। बहरहाल, तो खैर उनका परसेप्शन यही है। जब उनके मुल्क में शाह महमूद कुरैशी उसामा बिन लादेन को शहीद बोलते हैं और खुद ये लोग इस तरीके की मेंटालिटी रखते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जब ये कश्मीरी आतंकवादियों को मासूम शहरी कहते हैं तो दरअसल इनका इसमें कोई दोष नहीं है, ये इनकी मानसिकता है और ये हम सबको मालूम है, हमारे लिए भी कोई ये नई चीज नहीं है। तो अब पॉइंट ये है कि बिलावल भुट्टो इंडिया आए हैं, वो कश्मीर का रिटोरिक खेलेंगे, कश्मीर कश्मीर बोलेंगे, गाएंगे और हम भी उससे एंटरटेनमेंट लेंगे, हंसेंगे। हम भी उसको सीरियस नहीं लेते, दुनिया भी नहीं लेती और वो खुद भी इतना सीरियस नहीं, उनको भी मालूम है, लेकिन उनकी मजबूरी है। आसिम मुनीर ने कहा है कि जाओ तुम वहां पे जाके ये गाना गाओ और मैं यहाँ पे अपने लिहाज से काम करता हूँ। लेकिन इसके अंदर एक गुंडी है और वो गुंडी ये है कि आसिम मुनीर को ये भी मालूम है कि अगर हमने ज्यादा पंगा लिया तो बालाकोट भी होगा और इस बार उससे भी ज्यादा सीरियस कार्रवाई होगी जो कि वो झेल नहीं पाएंगे। तो अब सवाल ये है कि क्या वो सीरियस कोई एक्टिविटी करेंगे कश्मीर घाटी के अंदर या कुछ और तलाशेंगे। देखिए, जैसा कि हम G20 की सदारत भी कर रहे हैं और बहुत सारे जो कॉन्फ्रेंसेस और मीटिंग्स हैं कश्मीर के अंदर, श्रीनगर के अंदर भी स्लेटेड हैं। वहां पर जब ये G20 की मीटिंग होगी तो टूरिज्म भी पूरे जोर शोर से होगा और वहां पे भी एक एक्साइटमेंट है उस चीज को लेकर। और आसिम मुनीर चाहेंगे कि उसमें डिसरप्शन पैदा हो, लेकिन अगर उसमें डिसरप्शन वो एक पुलवामा टाइप एक्टिविटी करके करेंगे तो उनको भी मालूम है कि बहुत जबरदस्त रिटेलिएशन आएगा जो उनसे झेला नहीं जाएगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि वो क्या करेंगे। क्या पुलवामा जैसी एक्टिविटी करेंगे, जो कि मैं कह रहा हूं कि नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर इन्फिल्ट्रेशन बिड्स बढ़ाएंगे, जिससे कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के साथ में इन आतंकवादियों के क्लैशेस हों, सुर्खियां बने। दूसरा हो सकता है कि जो सीज फायर इन प्लेस है उसका उल्लंघन करें, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर फायरिंग रिज्यूम करें, उससे सुर्खियां भी मिलेंगी, उससे उनको जो वो हाईलाइट करना चाहते हैं वो मुद्दा भी उनका सधेगा। साथ साथ वो पुलवामा टाइप सिचुएशन में भी नहीं फंसेंगे, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर अक्सर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती रही है पीछे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो लो इंटेंसिटी में ही अपना मुद्दा हासिल करने की कोशिश करेंगे। अब सवाल ये है कि अगर वो ऐसा करते हैं तो हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और मेरा मानना है कि हमारी स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल होनी चाहिए कि जो उसकी जो कीमत है, जो इस बदमाशी की कीमत है, वो बहुत महंगी होनी चाहिए। पाकिस्तान को ये किसी भी हालत में गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए कि वो ऐसी बदमाशी करके और अपना मुद्दा साध लेगा और हम कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि हम G20 की मीटिंग कर रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह। अब वो बात अलग है कि हम अपना टाइम ढूंढेंगे और अपने टाइम से काम करेंगे। अभी अकाउंट के अंदर एक पुलवामा पुंछ वाला एक डेबिट नोट जमा है
और इसी तरीके से और भी कार्रवाई करेंगे तो उनकी जो डेबिट पॉइंट्स हैं वो बढ़ते जाएंगे और फिर एक मौका आएगा जब ये सारे जो ऋण है, कर्जा है, उसको एक झटके में उतार दिया जाएगा। तो ये है मेरी अंडरस्टैंडिंग इस पूरे मसले को लेकर, इस पूरी कहानी को लेकर। तो देखते हैं कल क्या होता है, आप भी देखिए। और कल जब बिलावल भुट्टो अपना असली रूप दिखाएंगे तब फिर आपसे मुखातिब होंगे, फिर आपसे बात करेंगे, फिर उसका विश्लेषण करेंगे। तो अभी दीजिए मुझे इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा पूरा वीडियो आखिर तक देखा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ इसको शेयर कीजिए। इजाजत, जय हिंद।